तो देवी सज्जनों, आप सबका एक बार फिर स्वागत है विश्व रंग के कला उत्सव के तीसरे दिन की सुबह की हमारी आज की सभा का दूसरा सत्र। और पहला सत्र कला समीक्षा की चुनौतियों पर रहा, आप सब उससे बहुत गहरे तक जुड़े रहे। लेकिन ये सत्र भी अपने किस्म का एक बहुत अहम सत्र है, क्योंकि हम संगीतकारों की अलक्षित भूमिका पर आज चर्चा करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। और विश्व रंग का जो ताना बाना है, विश्व रंग का जो विन्यास है, इसके जो रंग हैं, उसमें जैसे कि हमने आपको पहले कहा कि शायद ही कोई कला का ऐसा रंग बाकी हो जो कि हमारे विश्व रंग के इस थाल में सजता हुआ हमें दिखाई न देता हो। लिहाजा जब संगीत की बात होती है तो संगीत के साथ जुड़े हुए तमाम पक्षों की बात होती है, और एक महत्वपूर्ण पक्ष उसमें जुड़ता है संगत का। और ऐसा कहते हैं कि संगत बिना अधूरा सरगम। तो संगत नहीं होती तो सरगम की परिभाषा पूरी होती नहीं है। क्या आप ये कल्पना कर सकते हैं कि इस मंच पर विश्वमोहन भट्ट अपना मोहन वीणा लेकर बैठे हों और सिर्फ वो ही बैठे हों, उनके साथ अगर तबला नहीं है, और अगर हम ध्रुपद गायक उमाकांत गुंदेचा की बात करें कि वो मंच पर हैं लेकिन उनके साथ पखावज नहीं है, तानपुरा वादक नहीं है, तो क्या आप ऐसी किसी सभा की, किसी महफिल की परिकल्पना कर सकते हैं? शायद नहीं। और यहीं पर जाकर दरअसल संगीतकारों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। तो उनकी जो अनिवार्य उपस्थिति है हमारे संगीत में, आज उसी को देखने परखने की कोशिश हमारे इस सत्र में हो रही है। और आपसे ये साझा करते हुए हमें बेहद प्रसन्नता है कि हमारे आग्रह पर पद्मश्री से अलंकृत देश के विख्यात तबला वादक पंडित विजय घाटी उपस्थित हैं। आइए हम सब मिलकर उनका हार्दिक स्वागत करें, अभिनंदन करें। और जैसा कि कहते हैं गीतम वाद्यम नृत्यम च संगीतम उच्यते, तो संगीत की जो परिभाषा है ये गीत, वाद्य, नृत्य और संगीत तमाम मिलकर होती है। तो एक बतौर नृत्य विदुषी, नृत्यांगना, कोरियोग्राफर के रूप में हमारे साथ उपस्थित हैं आदरणीय सुश्री क्षमा भाटे जी। रोहिणी भाटे का नाम कौन नहीं जानता। ऊना से चलकर न जाने कितनी बार हमारे भारत भवन में आई हैं, भोपाल आई हैं। और मैं जब जब रोहिणी जी को याद करता हूँ तो मुझे क्षमा दीदी, क्षमा ताई हमेशा मुझे याद आती हैं। न जाने कितनी बार भारत भवन में आपसे मुलाकात हुई। ताई, आपका हम विश्व रंग में हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के सत्र को एक सिलसिले में आगे बढ़ाने के लिए आदरणीय डॉक्टर चित्रा शर्मा जी हैं। और चित्रा जी तो हमारे विश्व रंग परिवार की हैं, लेकिन भारत सरकार के सूचना प्रसारण मंत्रालय में कार्यक्रम अधिकारी के रूप में रही, और वे खुद बहुत अच्छी नृत्यांगना हैं। कथक पर उनका बड़ा विशेष काम है। और जो शिष्य आप देख रहे हैं, शिष्य भी यहाँ पर जैसा कि आप देख रही हैं, इंतज़ाम है कि बस थोड़ी देर में विजय भाई का तबला दाएं बाएं पर गूंजेगा, लेकिन उसके साथ कुछ थिरकने भी होंगी। तो एक प्रकार से ये पूरा सुर, ताल और लयकारी का एक बहुत बढ़िया ताना बाना हमारे आज के सत्र में होने जा रहा है। इससे पहले कि हम ये सत्र आदरणीय चित्रा जी को सौंपें, हम चाहेंगे कि आदरणीय पंडित नित्यानंद हल्दीपुरकर जी, आदरणीय संतोष चौबे जी, अखिलेश गुंदेचा, मैं चाहूँगा कि आप भी, और आप कृपया मंच पर आएँ। मैं विजय भाई से गुजारिश करता हूँ थोड़ा सा इधर बीच में आए। दीदी आप भी, क्षमा दी। और इस अवसर पर कथक का अर्थमय सौंदर्य, इस विषय पर चित्रा जी का जो शोध रहा है रायगढ़ घराने के संदर्भ में, वो किताब प्रकाशित हुई है। हम चाहेंगे कि उस किताब का लोकार्पण पंडित नित्यानंद जी की गरिमामय उपस्थिति में हो। पंडित अखिलेश गुंदेचा पखावज वादक हैं, तो मैं एक कलाकार को और एक संगीतकार को भी आमंत्रित करूंगा। हालांकि स्वतंत्र पखावज वादन के लिए भी निष्णात हैं पंडित अखिलेश गुंदेचा। आप सबका स्वागत। उमाकांत भैया भी आ गए हैं, माफी चाहता हूं। पद्मश्री से अलंकृत हमारे देश के लब्ध प्रतिष्ठ ध्रुपद वादक पंडित उमाकांत गुंदेचा भी हैं। हम चाहेंगे कि लोकार्पण के लिए ये किताबें मंच पर प्रस्तुत की जाएं, उसके बाद कलाकारों का स्वागत और हमारे सत्र की शुरुआत। जब हम कथक की बात करते हैं और अविभाजित मध्य प्रदेश का चेहरा देखते हैं तो हमें रायगढ़ घराना याद आता है, और रायगढ़ घराने के साथ जुड़ी हुई गुरु परंपरा याद आती है, कई सारे कलाकार याद आते हैं। और चित्रा जी ने रायगढ़ घराने पर केंद्रित, उसकी खूबियों पर केंद्रित एक लंबा शोध अध्ययन किया, और आज पुस्तकाकार विश्व रंग के इस मंच पर हम उसे प्रकाशित कर पा रहे हैं, लोकार्पित कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां। मैं इस संदर्भ में याद दिला दूं कि जब हमने बिलासपुर में डॉक्टर सीबी रमन विश्वविद्यालय के तत्वावधान में रायगढ़ पर केंद्रित 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की थी,
तब चित्रा जी के संयोजन में ही वो पूरा का पूरा ताना बाना रचा था हमने। और तब पंडित कार्तिक राम जी और पंडित रामलाल जी की परंपरा जो कि उस पूरे रायगढ़ के राजघराने से चलकर आती है, वहाँ तमाम किस्म के हमारे कलाकारों को हमने आमंत्रित किया था और एक भरा बुरा सा एक पूरा वैचारिक परिवेश उन दिनों वहाँ पर तैयार हुआ था। उसको भी आज मैं याद करना चाहता हूँ चित्रा जी को। और रायगढ़ कथक केंद्र सर ने जैसा कहा कि हमारे सीवी रमन विश्वविद्यालय में वो भी हमारा स्थापित हो गया है, तो इस तरह से एक परंपरा लगातार हमारी नई पीढ़ी के जरिए आगे बढ़ेगी, ऐसी शुभकामनाएं हमारी परस्पर बनती हैं। बहुत बहुत बधाई चित्रा जी आपको। मैं अब संगीतकारों की अलक्षित भूमिका पर अब बातचीत तो चित्रा जी ही करेंगी, बताएंगी इस विषय के पर को खोलेंगी और बताएंगी कि किस तरह से एक संगीतकार की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण होती है। तो अब ये माइक्रोफोन मैं चित्रा शर्मा जी को सौंपता हूँ। जी, जोरदार तालियों से आइए। धन्यवाद विनय जी। विश्वरंग को सर्वप्रथम प्रणाम, विश्वरंग के मंच को। और एक बहुत अच्छा मुझे एक कुछ बोल नहीं पा रही हूँ कि किताबें कुछ मेरा थोड़ा सा एक प्रयास जो सब गुरुजनों के सानिध्य में जिसका को रिलीज़ हुआ, ये मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है। और सामने बैठे संतोष चौबे जी को मैं विशेष धन्यवाद देती हूँ कि और मंडलोई सर को, जिन्होंने मुझे इस किताब को लिखने के लिए हमेशा प्रेरित किया। और जो भी एक सहयोग था उनका बहुत मिला, तो मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। और अब हम अपने विषय पर आते हैं, मेरा प्रिय विषय संगीतकारों की भूमिका पर। तो हम ये सत्र शुरू करें उसके पहले मैं एक बात ज़रूर बताना चाहूँगी। करीबन 4-5 साल पहले की बात है। ताई हम सब लोग प्यार से शमा ताई बोलते हैं। और मैं एक छोटा सा परिचय और दूंगी। वो रोहिणी भाटे जी की शागिर्द सिर्फ नहीं, वो उनके डांस में, पूरे नृत्य में मोहन राव कल्याणपुरकर जी और पद्म विभूषण पंडित बिरजू महाराज जी का एक पूरा प्रभाव रहा नृत्य में। और ख़ास तौर पर आज इस संदर्भ में हम उनसे बात भी करेंगे कि उन्होंने जो विद्वान ताल योगी सुरेश तलवलकर जी से ताल पक्ष की शिक्षा अलग ली। ये एक बहुत ख़ास पक्ष है हमारे कथक का, जो हम आगे चर्चाओं में लाएंगे। और ताई के बहुत सारे बहुत सुंदर सुंदर कोरियोग्राफी हैं, संरचनाएं हैं, तो उन पे हम अभी चर्चा भी करेंगे। विजय जी साथ हैं, परिचय विनय जी ने दिया ही है। मूलतः हमारे मध्य प्रदेश के निवासी हैं। और मुझे तो बस मैं एक ही बात उनसे कह रही थी कि इनके तबले पर उंगलियां सिर्फ ये बजाते नहीं हैं, नाचती भी और गाती भी हैं। तो इस विषय पे आज उनकी उपस्थिति भी बहुत हमारे लिए सम्मानपूर्वक है। और ख़ास तौर पर जब इस विषय का मेरे दिमाग में आया तो उसकी प्रेरणा मुझे मिली पद्म विभूषण पंडित बिरजू महाराज जी से। मैं उनका, मुझे भाग्यवश सानिध्य मिलता रहा। तो एक बार मैं उनसे कहा, महाराज जी एक फिल्म बनाती हूँ, आप पे काम करना है, किताब करना है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि हाँ ये भी करो, लेकिन तुम संगीतकारों के ऊपर काम करो। उनकी भूमिका जो है वो हम सब सामने रहते हैं, लेकिन संगीतकार हमेशा पीछे रहे, वो लोग कभी भी नहीं आ सके। तब से मुझे एक बात दिमाग में थी कि इसका एक आकार और एक स्वरूप हम किस तरीके से ला सकें। और तो इस विषय को विश्वरंग का एक मंच मिला। और मैं पूरे दावे से कह सकती हूँ कि इस विषय पर, इस मंच पर पूरे विश्व में कभी कोई चर्चा नहीं हुई है। और ये चर्चा की शुरुआत है आप विद्वान गुरुओं के सानिध्य में। और क्योंकि क्या है कि संगीतकार, उसको खाली तालदारी नहीं सीखनी होती है, उसको रागदारी भी सीखनी होती है, लयकारी तो एक मुख्य बात है ही है। उसको ख़ास तौर पे, जैसे आज हमारा विषय है कथक को केंद्र में रखते हुए, कथक मेरा एक पहला प्रेम है, तो मैं कथक को नहीं छोड़ती, क्योंकि संगीतकार एक जो विषय है वो बहुत बड़ा विषय है, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट के साथ में, गायकी के साथ में। लेकिन चूँकि हमारे पास समय को देखते हुए और हमने कथक को ही एक केंद्र में रखा
कि कथक में खास तौर पे संगतकारों की क्या भूमिका रही है, क्या ज़रूरी है। मुख्य तौर पे देखें तो तबला, पखावज, गायन, लहरा। लहरा में सितार और मुख्य तौर पे पहले सारंगी बजा करती थी, जो आज भी है। धुन भाव के लिए हम फ्लूट का इस्तेमाल करते हैं। अब इंस्ट्रूमेंट अन्य इस्तेमाल होने लगे हैं आज के समय में। कोई कीबोर्ड भी बजाता है, वायलिन भी बजाता है, लेकिन मुख्य तौर पर क्योंकि कथक एक ऐसा विषय है जिसमें दो पक्ष महत्वपूर्ण तरीके से साथ साथ चलते हैं। कथक ताल पर नाचता है, अन्य विधाओं से अलग। तो अब कथक की हम जब बात कर रहे हैं तो मैं विजय घाटे जी से एक निवेदन करती हूँ कि इसका जो एक प्रमुख पक्ष है, नृत्य पक्ष, टेक्निकल पक्ष जिसको बोलते हैं, उसी से एक तरीके से संगति से नर्तक खेलता है, लय कार्य को आनंद लेता है और अपने आनंद को दर्शकों तक पहुंचाता है। तो एक मुख्य संगति है नृत्य की, और ताई हमारे साथ मौजूद है, तो सब चर्चाओं में वो भी रहेगा, लेकिन अभिनय पक्ष में किस तरीके से संगति खास होती है, इन मुख्य विषयों पे हम चर्चा करेंगे। तो मैं विजय घाटे जी एक अच्छा बढ़िया एक उठान के साथ में आप बताएं कि संगीतकार आपकी नज़र में उसकी भूमिका। जी जी, नमस्कार, आप सब लोगों को बहुत बहुत नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद विश्व रंग मंच का और चित्रा जी का। इतना सुंदर विषय और क्षमाताई के साथ शेयर करने को मिल रहा है, इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो जैसे चित्रा जी ने कहा कि एक उठान से, क्योंकि संगत कथक की बात है, कथक के साथ संगत की बातचीत करनी है, तो कथक की ही एक उठान से शुरुआत करते हैं, फिर आगे चलते हैं। साथ में एक आपको नृत्य के साथ में ही इस उठान को आप सुनेंगे और देखेंगे। शीतल कोलवालकर जी क्षमाताई की सबसे सीनियर शागिर्दा हैं, वो मेरे साथ उठान। आ गया सब।
बात तो संगीत की भाषा में, नृत्य की भाषा में ही समझ में आई कि जैसा ताई कुछ डांसर्स का अपना एक वक्तव्य रहा कि नृत्य अपने आप में पूर्ण होता है और हम बिना किसी संगति के भी 1-1.5 घंटे नाच सकते हैं। इससे आप कितनी सहमत हैं? नमस्कार सबको, नमस्कार। मैं पूरी तरह से सहमत नहीं हूँ जहाँ तक कथक की बात है। कथक में तो मुझे लगता है, और सिर्फ कथक ही क्यों, पूरे भारतीय नृत्य शैली जितने भी हैं फोक को लेके मुझे लगता है वो संगत के बगैर नहीं, अधूरे हैं। मैं वेस्टर्न डांस की बात नहीं कर रही हूँ, अपने भारतीय शैलियों की बात कर रही हूँ। ताई एक बात हम आगे और चर्चा शुरू करें, एक बात ज़रूर मैं जानना चाहती हूँ कि हम जब कथक की शिक्षा लेते हैं तो ताथई थेतक तत्कार यहाँ से शुरू हुआ और उसके बाद लयकारी और पलटे उठान ये सारा तबले के साथ में हम सीख रहे होते हैं। तबला और नगमा। हाँ, तबला और नगमा तो विशेष तौर पे, और आज के समय में मजीरा बंद हो गया है बजना। शायद ताल को बैलेंस करने के लिए वो सबसे इम्पोर्टेंट वाद्य था। और लेकिन आपको गुरु सुरेश जी के पास अलग से ताल की शिक्षा लेने की ऐसी क्या खास ज़रूरत पड़ी और उसने आपके जीवन में, नृत्य के जीवन में किस तरीके से उसको जोड़ा? मैं एक तो ये पहले स्पष्ट करना चाहती हूँ कि मेरी तालीम रोहिणी जी से अच्छी लंबी पूरी तालीम थी, फिर भी मेरा मन किया कि मैं सुरेश जी के पास चली जाऊँ। इसके लिए एक कारण तो ये था कि मुझे लय ताल का थोड़ा चस्का था, तो मुझे लग रहा था कि इस एस्पेक्ट में मैं कुछ काम कर पाऊँगी। और उनके जैसे विद्वान के पास मैं चली गई तो मेरी आंखें खुल गई। जस्ट लय ताल के पक्ष में नहीं, अभी हम लोग तब इकट्ठा थे, पूरे म्यूजिक को देखने के इसमें आंखें खुल गई। तबला, अगर तबला बज रहा है तो कथक का तबला है, मगर सोलो का कैसे, इंस्ट्रूमेंट का कैसे, इस घराने का है, इस गुरु का है, इस उस्ताद का है। एक तो ये, दूसरा अगर सितार बज रहे हैं तो सितार के उन्होंने गाने वालों को भी, हम लोग को ओंकारनाथ जी भी मालूम थे, मुगुबाई जी भी मालूम थी, हमें अमेरिका साहब की भी गाना सुनाया जाता था। तो मुझे लगता है मेरी सेंसिटिविटी उनकी, उन्होंने म्यूज़िक की बढ़ा दी। और एक कथक क्योंकि एक संकीर्ण माध्यम है, कलाकार की सेंसिटिविटी अगर बढ़ती है तो नेचुरली उसके अंदर, उसके एक्सप्रेशन में वो बातें प्रतीत होने लगती है। तो मुझे ये बहुत अहम चीज़ लगती है। और मुझे आपका बहुत अभिनंदन भी इसलिए करना है कि संगत के बगैर साथ संगत, ये विषय ऐसे है कि एक कलाकार अपने आप से कुछ नहीं होता, पूरे टीम का जब एक इकट्ठा अभिव्यक्ति बनती है तभी कला उभर आती है। विजय जी, जैसा मैंने आपसे कहा ही था कि संगतकार के विषय में आपका उनकी एक भूमिका जो अलक्षित रही हमेशा, और तो उनके विषय में आपका क्या, क्योंकि आप तो अपने आप में एक विद्वान सोलो तबला वादक भी हैं, लेकिन आपने संगति भी बहुत की है, बहुत बहुत विद्वान गुरु कथकों के साथ में। तो आपका जो, मेरा प्रश्न तो यही है कि आपका क्या कहना है संगतकारों की जो भूमिका हमेशा पीछे ही रही? नहीं, ये जो मुद्दा है कि अलक्षित या पीछे, ये अपने आप में एक अलग मुद्दा है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं पंडित हरिप्रसाद जो चौरसिया जी के साथ बजा रहा हूँ या पंडित बिरजू महाराज जी के साथ बजा रहा हूँ तो मैं उनके साथ बजा रहा हूँ। मतलब प्रोग्राम जो है, जो गाना बजाना होना है या होना चाहिए या जिस लिए लोग आए हैं वो उनके लिए आए हैं, तो उनके गाने बजाने के साथ मैं जितना मेरा गाना बजाना साथ में रह सकूं, वो मेरे लिए, मेरे ख्याल से वो हर एक तबला प्लेयर की ड्यूटी है। और उसमें अलक्षित की बात मुझे इसलिए नहीं लगती, बाकी कुछ टेक्निकल पॉइंट्स छोड़ दीजिए, लेकिन मुझे इसलिए नहीं लगती क्योंकि
मेरी जगह पे वहाँ पे और कोई भी हो सकता है, लेकिन अगर हरि जी का प्रोग्राम है तो हरि जी की जगह पे और कोई नहीं वहाँ पे हो सकता। तो ये तो हमको समझ के चलना चाहिए कि हम संगत कर रहे हैं, और संगत करना है तो संगत का ही नाम है साथ, और संगत तो साथ में रहना, संगत करना है। और दूसरी बात जो टेक्निकली अगर मैं आपसे बताऊं कि संगत के विषय में मुझे जो लगता है, तो हम लोग जब गुरु जी के पास, उस्तादों के पास तबले की तालीम लेते हैं तो हम लोगों को अलग से संगत नहीं सिखाई जाती। मतलब संगत, आज मैं तुमको सितार की संगत सिखाऊंगा, ऐसी कोई तालीम, संगत की तालीम किसी गुरु के पास मेरे हिसाब से तो नहीं है। हम लोगों को तबला सिखाया जाता है जिसमें कायदों से शुरुआत होती है। हालांकि बजता है पेशकार सबसे पहले, लेकिन पेशकार सबसे आखिर में सिखाना शुरू होता है, क्योंकि पेशकार एक अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। जैसे आलाप है या जैसे ठाठ है कथक में, तो वो सबसे आखिर में सिखाया जाता है। मतलब उसकी शुरुआत बहुत बाद में होती है, लेकिन कायदों से शुरुआत होती है, रेलों से शुरुआत होती है, टुकड़े, चक्रधार, गिनती, ये सब चीज़ें सिखाई जाती है। और उसके बाद फिर धीरे धीरे जो वो विद्यार्थी है वो कला की तरफ जैसे जैसे आगे बढ़ता है तो वो खुद क्या सुनता है, उसका सुनना, अनेक कलाकारों का, अपने गुरु का, संगत के बारे में बात कर रहा हूँ। और फिर धीरे 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 वो संगत खुद को उसका एक रास्ता मिलना शुरू हो जाता है कि वो, मैं सितार के साथ हूँ तो सितार के साथ मुझे कैसे बजाना चाहिए, मैं सरोद के साथ हूँ तो मेरा क्या रवैया होना चाहिए, इस सब में मैं ख्याल के साथ बजा रहा हूँ, ठुमरी के साथ बजा रहा हूँ, तो मेरा उस वक्त किस लय में क्या, ये सब पहले से तैयारी करके उसका रियाज, उसका अभ्यास। अब जैसे जैसे कलाकार जितना इस संगत अच्छी करने के लिए सुनना बहुत ज़रूरी है, बड़े बड़े कलाकारों को सुनते रहना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो तब तक आपको अपना रास्ता मिलना बहुत मुश्किल होता है। अब यहाँ पे हो गया ये गाने बजाने का। अब कथक के साथ जो संगति है उसका स्वरूप थोड़ा अलग है मेरे हिसाब से, क्योंकि हम लोग क्षमाताई में बात कर रहे थे तो अभी भी उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि एक ज़माने में सोहबत और संगत होती थी, तो साथ में रहना, उठना बैठना, जिसका अनुभव मैंने थोड़ा सा किया है। मैं बहुत मेरी जब करियर की शुरुआत थी तो मैं उस्ताद शाहिद परवेज़ जी के साथ काफ़ी बजाता था, तो उनके साथ काफ़ी ट्रैवल करना, रहना, तो उसमें हम लोगों को ये ज़रूरत नहीं होती थी कि हमको कल जो प्रोग्राम बजाना उसकी रिहर्सल करते, वो साथ में रियाज, साथ में रह के रहते रहते वो अपने आप फिर स्टेज पे मालूम होने लगता है कि कौन सी लय में क्या, मतलब तो वो अनुभव अपने आप आने लगता है। तो वो अब ज़माना सोहबत संगत का तो उतना रहा नहीं है। उस वजह से कहिए, या एक और मुद्दा क्षमाताई से बात करते वक्त मुझे मतलब सामने आया कि जो कथक की प्रस्तुति है वो शुरू से बंदिश है। मतलब ठाठ की भी एक बंदिश है, वो उठान की तो एक बंदिश है, उसके बाद आमद भी एक बंदिश है, परण आमद भी एक बंदिश है। तो ये सब बंदिशों, ये मैं इस तरफ रहा हूँ कि ये सब बंदिशों की वजह से हम, कथक ऐसी विधा है उसकी संगत हमको उनके साथ प्रैक्टिस करके ही करनी पड़ती है। मतलब जब तक रिहर्सल नहीं करेंगे हम लोग को संगत करना बहुत मुश्किल है। हाँ, मैं यही इसी पॉइंट पे आना चाह रही थी कि कथक तो ख़ास तौर पे घरानों से उसका विस्तार हुआ, और हर घराने की अपनी बंदिश है, बोल है, परन है उसकी, तो उन सबका भी मिजाज है। तो संगतकार को तो ख़ास तौर पे उसके मिजाज को, डांसर के मिजाज को समझते हुए, और कई बार तो ऐसा भी होता है कि आप मिजाज समझने का आपको समय ही नहीं मिलता होगा, तो उस वक्त क्योंकि इसका खाका भी अलग होता है तबले पे बजाने का। तो मैं इसी बात पे ही आपसे आना चाह रही थी कि जब आप अलग अलग घरानों के लोगों के साथ में आपने जब भी संगति की, तो उस वक्त तो आप कहीं ना कहीं तो आपको बंदिश को समझने की ऐसी कोई कभी परेशानी दिखी होगी? नहीं, मैं आपको और मैं थोड़ा सा ये, अब ये बातचीत ऐसी कि इसमें मैं थोड़ा करना पड़ेगा, हालांकि मेरा इससे कोई मंशा नहीं है, लेकिन क्योंकि थोड़ा अनुभव का कथन है तो उसमें मेरा खुद का जिक्र आना लाजमी होगा, उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन मैं अपनी बात अगर कहूँ, आप जो जैसे कह रही हैं, तो मुझे जो याद है, मैं क्षमाताई और राजनताई, इनके साथ तो मैं बहुत संगत करता था, क्योंकि हम लोग साथ में तालीम लेते थे गुरुजी से।
तो सुबह से लेके रात तक हम लोगों का वो गाना बजाना ही चलता रहता था। तो उनके साथ मैं जब प्रोग्राम बजाऊं तो मुझे ऐसा मैं कुछ अलग कर रहा हूं ऐसा कभी नहीं लगा। लेकिन वही संगत सोबत। जी जी जी, एग्जैक्टली। तो लेकिन एक बार ऐसे हो गया कि अचानक मैं तो अपना ऐसे ही बैठा हुआ था, कुछ प्रोग्राम वगैरह नहीं थे, मेरी उम्र रही होगी 22-23 साल की। अचानक क्षमाताई, हम लोगों का एक गुरु भाई है, वो मेरे पास आया कि तुमको कल बिरजू महाराज जी के साथ बजाना है नेहरू सेंटर में। क्षमाताई के पास ही वो मैसेज आया। हाँ, और मैं तो आप समझ सकते हैं मेरी क्या अवस्था हुई होगी तब। तो ये हुआ तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं, क्योंकि महाराज जी के साथ बजाना और उनके ताल पक्ष के साथ संगत करना, ये मतलब, और उस उम्र में, और कितना भी हमने सुना हो बुजुर्गों को, कुछ भी किया हो, लेकिन बहुत मुश्किल, बहुत इट वाज वेरी चैलेंजिंग फॉर मी। लेकिन मैंने उस वक्त क्या किया वो मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगा। मैंने रात भर उस्ताद जाकिर हुसैन साहब की संगत की हुई, तब एक वो VFS होते थे वीडियो, उसकी रात भर मैंने रिवाइंड कर करके उसको देखा है। और मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैंने याद एक भी चीज़ नहीं की, मैंने उसका असर लेने की कोशिश की। और रात भर जाग के मैंने वो रिवाइंड करता था, पूरा प्रोग्राम वापस सुनता था, वापस रियाज करता था। और तब ऐसे फ़ोन भी नहीं बजते थे, तो डिस्टर्बेंस भी नहीं होता था जैसे अभी हो रहा है। तो इस तरह से वो प्रोग्राम भगवान के, गुरु की कृपा से, मालिक के आशीर्वाद से, सब लोगों के आशीर्वाद से इतना अच्छा हुआ, क्योंकि वो असर मैंने लेने की कोशिश की कि महाराज जी ने फिर मुझे, हम लोगों को छोटे मोटे पुरस्कार मिलते रहते हैं, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि वो ज़िंदगी भर हम लोग यहाँ पे दिल में रखते हैं। प्रोग्राम के बाद मुझे महाराज जी कहने लगे कि शांता भैया, पंडित शांता प्रसाद, उनके शब्दों में कह रहा हूँ, शांता भैया नहीं पहुँचे तो जाकिर शुरू हुआ मेरे साथ, जाकिर नहीं पहुँचा तो शफात शुरू हुआ, आज शफात नहीं पहुँचा है तो तुम शुरू हो रहे हो। तो ये मेरे लिए बहुत, इससे अच्छा आशीर्वाद और इससे अच्छा कुछ, तो इस तरह से वो फिर मैं उनके साथ काफ़ी, मुझे मौका मिला, काफ़ी बाहर भी गया, काफ़ी प्रोग्राम बजाए। तो मेरा कहने का मतलब, मैं भी एक सेंटेंस बोलना चाहती हूँ। और महाराज जी कहे कि रिहर्सल नहीं होगा, स्टेज पे ही शुरू होना है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वो उनका तो खास था कि वो मुझे कहते भी थे कि मैं वो ताल की रिहर्सल नहीं करता, फिर उसमें उसका जो स्पंदन है, ऐसा लगता है वो स्पंदन का हम पहले से अभ्यास करके आ रहे हैं, वो ताल वहीं शुरू होना चाहिए और वहीं पे उस पे काम शुरू होना चाहिए। तो इस तरह से अनुभव ये होता है, लेकिन हमको थोड़ी बहुत तैयारी तो ज़रूरी है। हाँ, एक्चुअली विजय जी, आप अभी मैं करके बात नहीं कर रहे हैं। एक मिनट आपको माफ़ करिएगा, आपको ये कर, जो मैं जब उस्ताद अमजद अली खान साहब के साथ या उस्ताद विलायत खान साहब के साथ जब मैंने पहली बार संगत की, तो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। आप समझ रही हैं फ़र्क? क्योंकि तब मुझे ये था कि उनके आलाप के बाद जो माहौल होगा, जो लय शुरू होगी, उनके साथ रहना है। और इंस्ट्रूमेंट के साथ क्या होता है, हमको समय मिलता है उस म्यूज़िक में जाने का, थोड़ा सा सोचने का। और क्योंकि जब वो काम कर रहे होते तो हम जब वो काम सुनते हैं तो उससे इंस्पिरेशन भी मिलता है और समय भी मिलता है कि हम इस पे अभी क्या कर सकते हैं इसके बाद। लेकिन डांस में ये समय नहीं मिलता है, क्योंकि आपको एक साथ उसी वक्त पढ़ंत का समय है सिर्फ आपके पास, और पढ़ंत हो गई और आपको शुरू हो जाना है। और महाराज जी के साथ बहुत मुश्किल होता था गिनती बजाना, क्योंकि गिनती में बोल नहीं है, वो तो मैं ट्रांसलेट करना पड़ता है, वो तो मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन में धीरे धीरे अगर समय जैसे होगा। लेकिन गिनती में तो बिल्कुल भी मतलब कोई बोल ही नहीं है। बाकी चीज़ों में तो ता थी, ता, उसमें कुछ ता था, किट था, ऐसा कुछ है। लेकिन 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 नहीं, 1 2 1 2 3 3 3 नाचक दिन दिन, ये जैसे महाराज जी का है, दिन दिन नाना तिन तिन नाचक दिन दिन नाना दिन दिन नाना दिन दिन नाना दिन दिन नाचक दिन धाना दिन दिन नाना दिन दिन नाना दिन दिन नाचक दिन दिन। 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 दिन दिन नाना दिन दिन नाना दिन दिन नाचक दिन। 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 दिन दिन नाना।
अब ये इतनी खूबसूरत बात है, अब इसको क्या करेंगे आप? अभी आप करिए ना, कुछ करना पड़ेगा। इस तरह से उसमें, हालांकि ये भी मैं उस्ताद साहब से सुन के और उन्हीं से प्रेरणा हमको मिली, तो ये कुछ चैलेंजेस होते हैं तबला प्लेयर को कथक के साथ संग। सॉरी आप तो मैं तो आपको जो दखल नहीं दे रही थी, सिर्फ यही कह रही थी कि आप एक पूरे संगतकारों के प्रतिनिधि के रूप में हैं, इसलिए आपको मैं करके तो बात करनी पड़ेगी ये कहना चाह रही थी। तो इसका ये है कि हाँ, रियाज और जो साथ है और संगति, मतलब उससे ही हम एक अच्छे संगतकार बन सकते हैं, और उसको सुनना और रियाज करना बहुत ज़रूरी है। तो चित्रा जी, मैं अपने अनुभव में जितने लोगों को बजाते हुए देखा, जब विजय जी के लिए भी पहला प्रश्न तो महाराज जी जब पूछे कि अब, तो मैंने कहा कि उनका दिमाग अच्छा है, डांस की चीज़ें जो है तुरंत ट्रांसलेट कर लेते हैं। तो ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिएशन, जो भी आप शब्द इस्तेमाल करना चाहे, इन लोग का ये जितने भी सक्सेसफुल संगतकार है, उनकी बात अगर मैं करूं तो मुझे लगता है सबसे बड़ी विशेषता ये है कि उनका तुरंत यहाँ अलग अलग भाषा में ट्रांसफॉर्मेशन उनके दिमाग में हो जाता है और तुरंत वो उंगली से निकल जाता है। ये सबसे मैं बड़े, और मैंने महाराज जी को ये भी यही कहा था कि महाराज जी वो तुरंत पकड़ लेते हैं, बात को तुरंत पकड़ लेते हैं। तो ये सबसे, और मैं जब इन लोग को देखती हूँ, दूसरी भी बात, कभी लैंग्वेज की परन लंबे लंबे चलते हैं, कुछ चलता है, तो इन लोग का ताल का सर्कल बड़ा अच्छा होता है। तो कभी पहली हमेशा तिहाई तो बन के आती है या चक्रधार बन के आता है, तो पहला हिस्सा अगर नहीं भी पकड़ में आए तो इन लोग तिहाई में तुरंत पकड़ लेते हैं। तो हम लोग तो, मैं तो सुरेश जी के पास सीखी हूँ, तो इन लोग की जब तालीम हो रही थी तभी भी इन लोग, तिहाई इतना डांसर के लिए इतना आसान नहीं है कि तिहाई वहाँ से पकड़ लो, तुरंत चल रहा है। हम लोग भी काउंट करके ऑफ कोर्स पकड़ लेते हैं, मगर तुरंत वाली बात कर रही हूँ नहीं, लेकिन ये तो बहुत सही बात कि ये हम लोगों को थोड़ा सहारा मिलता है। जैसे मैं राजू भैया के साथ बजाया हूँ, प्रेरणा जी के साथ बजाया, मैं इन लोगों का नाम इसलिए जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि अलग अलग जो अलग घराने, अलग विधाओं से जो वो एक्सपीरियंस अलग होता है, तो उनके साथ मुझे ये मेथड बहुत काम में आया। क्योंकि जयपुर की बंदिशें और वो काफ़ी लंबी, लेकिन वो कैसे आ रही हैं, सम पे कैसे ख़त्म हो रही है, इसका बहुत मैं वहीं पे ध्यान देके और फिर बाकी थोड़ा ताल के हिसाब से, तो ये अनुभव बहुत। और महाराज जी के बारे में एक और बात ज़रूर मेंशन करना ज़रूरी है कि उनको वो याद रहता था कि ये इसके साथ मैंने कौन सी आमद की है, इसके साथ मैंने कौन सी उठा, वो उस हिसाब से उठान वो बराबर याद रख के वही बजाते थे। तो अलग से सरप्राइजिंगली ऐसा कुछ ज़्यादातर नहीं होता था। अच्छा, मैं एक निवेदन करती हूँ कि हम एक पक्ष जो नृत्य पक्ष है हमारा, टेक्निकल पक्ष, तो उस पर कुछ हम एक इसकी प्रस्तुति करें। उनके परन है और ठाठ भी, हाँ ठाठ है, परन है। थोड़ा ठाठ में कैसे हम लोग सोचते हैं, बजाते हैं, तो ठाठ के बारे में तो शमाते ही बताएंगे ही, आप बताइए प्लीज़। मतलब ठाठ को कला हम लोग कथक लोग मानते हैं कि ये शुरुआत का ठहराव, और इनके साथ को कंपेयर करूँ तो पेशकार गाने वालों के साथ कंपेयर करूँ तो आलाप, आपके साथ कंपेयर करूँ तो नोमतोम, सितार सरोद के साथ कंपेयर करूँ तो जोड़ या गत में से, हाँ। तो एक ठहराव, एक खोलना, हस्तक को खोलना, ताल के चक्र को खोलना, और उसके साथ उसको अपने अंदर समेट लेना। तो ये इसका जब ठाठ के साथ बजाने का मुझे अनुभव हुआ धीरे धीरे,
तो उसमें मैंने देखा या तो एक छोटा मुखड़ा या एक छोटी तिहाई से उसको हम हर आवर्तन को, मतलब उनको जो कहना है ठाठ में अब कथक के बारे में, उसको हम एक छोटा मुखड़ा या छोटी तिहाई से ख़त्म करते हैं, ताकि वो ताल की जो शक्ल है, वो ताल का जो एक चेहरा है, वो अच्छी तरह से क्लियर दिख सके। तो थोड़ी देर एकदम कुछ आवर्तन ठाठ के। तिहाई जरा एक बार तिहाई इसको कोशिश करता हूँ।
एक जो खास इसमें महत्व है कि जो तबला साथ में बज रहा था उससे भी वो एक भाव उत्पन्न हो रहा था, मतलब अंग का जो घुमाव है और जो, क्योंकि ठाट बाट बनाना ठाट है, तो वो दोनों पक्ष से हमारे, मतलब जो हमारा आज खास विषय यही है कि तबले की संगति और लहरे की संगति कितना महत्व रखती है। अभी मुझे लगता है कि हम अभिनय पक्ष पे थोड़ा सा बात करते हैं ताई, क्योंकि खास अभिनय पक्ष साथ में चलता है, उसका जो गत भाव है, गत निकास है। भजन करते हैं लोग, ठुमरियाँ करते हैं, लेकिन ख़ास तौर पे गत भाव और जो गत निकास है, क्योंकि जब हम गत भाव की बात करते हैं तो उसमें तबला भी उतने ही भाव से उसमें वेरिएशंस होते हैं, तो आप थोड़ा उस पर प्रकाश डालिए। गत भाव कथक की बहुत खासियत है। पहली चीज़ तो कोई अन्य शैली नहीं है कि जिसमें साहित्य और संगीत तो है मगर ज़्यादा मीटर के जैसे, मतलब एक्टिव, जिसको मैं बोलती हूँ एक्टिव म्यूजिक का पार्ट नहीं हो, ऐसे कोई भी एक भी विधा अन्य शैलियों में नहीं है जो कथक में है। तो इसलिए कथक में गत बहुत इम्पोर्टेंट है। और कथक में जो अंग प्रत्यंगों का, छोटे अंग का उपयोग प्रयोग होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। एक छोटी सी चाल में पूरा शरीर का संतुलन, पूरा कोऑर्डिनेशन दिखाई देता है। गत में लय की बात करें तो लय तो धृत लय है, धिन धिन्ना ना धिन धिन्ना, मगर नृत्य जो करने वाले हैं वो आधे में भी चले जाते हैं, दुगुन में चले जाते हैं और लग्गी में भी चले जाते हैं। तो एक लयकारी दिखाने का मकसद नहीं होता, वो अपने आप में अंग के साथ बन के आती है। करोगे एक गत निकास करोगे तो करो गत निकास की लय। और जहाँ तक नगमे की बात है गत निकास की, मुझे चित्रा जी याद है कि जब मैंने शुरू किया था, ये करीब 35 साल पहले की पुरानी बात हो गई, मगर तब गत में इतना बस नगमा ही नगमा चलता था, वेरिएशंस नहीं होते थे। तो जितना मुझे मेरा अनुभव या मेरा ऑब्जर्वेशन रहा है, ये पहले महाराज जी ने शुरू किया कि चाल में अलग उसी के वेरिएशन, देश का ही नगमा चल रहा है मगर उसी के वेरिएशन आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि फॉर बेटर इम्पैक्ट और बेटर लोगों के साथ पहुंचना के लिए, बेटर रीच, लोगों ने उसमें अलग अलग नगमे भी बजाने, मतलब गत भाव में अलग अलग नगमे भी शुरू हुए। पहले सिर्फ ठेके से ही पूरी गत चलती थी, अभी तबला प्लेयर इफेक्ट के लिए और उसमें काम करना शुरू हो गया। फिर अभी हम लोग गत को ही एक आइटम, क्योंकि स्ट्रक्चराइजेशन का ज़माना है, आइटमाइजेशन हो गया। पहले जितना फ्री नहीं है आज, पहले जितना फ्री नहीं है। तो गत को हम लोगों ने जब अभी शुरू किया बनाना, तो हम लोग अलग अलग एक्टिव म्यूज़िक के साथ जो भाव है उसके साथ एक्टिव म्यूज़िक भी जोड़ना शुरू किए, साउंड के हिसाब से, छंदों के हिसाब से और अलग अलग इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से। पहले गत निकास दिखाते एक छोटा सा।
दरबार के गत ये कथक का जो मुग़ल पीरियड का इन्फ्लुएंस रहा, दरबार में जो नृत्य होता था, तो रुखसार है, एक अदा है, एक नखरा है, और उसमें वो ताथे जो लग्गी बजती है, उसके साथ बड़ा एक उसका अलग नज़ाकत, अलग मज़ा, भाव, क्योंकि वो लग्गी में ही एक अपना भाव है, तो उसके साथ वो मिल जाता है, तो बड़ा अदा और नखरे का एक अलग मज़ा है उसमें। एक गदभाव प्रस्तुत, एक गदभाव करना चाहते हैं जो रिकॉर्डिंग पे होगा। छोटा सा गदभाव है, कौन सा? विश्वरूप का, विश्वरूप दर्शन, विश्वरंग में विश्वरूप, विश्वरंग में विश्वरूप। पूरा नहीं करेंगे, छोटा सा झलक दिखाएंगे। एक बात ये है, उसमें शुरू ये होता है कि यशोदा जी कृष्ण को लेके पूजा में निकली है, और कृष्ण जी है कि छेड़छाड़ तो करते रहेंगे, छोटे थे तभी भी, तो वो गणेश जी की पूजा हो रही है, कृष्ण जी पीछे पड़े हैं कि मुझे प्रसाद दे दो, और हर एक माँ कहती है, वैसे वो कह रही कि रुक जाओ भाई, पूजा तो होने दो, उनको है तो विधिरज नहीं बनता। तो ये इनका डायलॉग चल रहा है, और जैसे माँ कहते हैं आँख बंद करके ईश्वर का ध्यान कर रही है, कृष्ण है कि वो पकड़ लेते हैं जो लड्डू है, और वो कहते हैं कि उनका ही बेटा है तो उनको तो मालूम है ये ज़रूर पकड़ेंगे, तो वो कहते हैं मुँह खोलो, मुँह खोल के दिया तो विश्वरूप दर्शन हुआ। एक्चुअली ये मट्टी की है स्टोरी, मुझे मालूम है, मगर ये मेरा पोएटिक लाइसेंस है कि मैंने उसको एक साथ पिरो दिया, विश्वरूप दर्शन।
कथा सुना रहे तो म्यूजिक का फ्लूट भी है, सितार भी है, फिर सरगम भी जोड़ दिया, क्योंकि अलग अलग व्यक्ति रेखा है, अलग अलग। एक ज़माने में तो एक ही नगमा चलता था, मगर इससे वो आइडेंटिफाई होना आसान होता है, इम्पैक्ट वो इंटरेस्टिंग ज़्यादा बन जाता है। जैसे वो विश्वरूप में सब उनके अंदर, मुँह के अंदर पूरा विश्व का उनको दर्शन हो गया और वो डर गई, तो अलग म्यूजिक लगाया। तो म्यूजिक का पूरा उपयोग भाव के पक्ष में हो जाता है, बिकॉज वी हैव मोर इंस्ट्रूमेंट्स, जो पहले ज़माने में सिर्फ एक नगमे से नहीं होता था। तो मुझे लगता है कि कलाकार, हम लोग ये भी बात कर रहे थे कि कलाकार को और संभावनाएं दिखने लगती है कि ये इंस्ट्रूमेंट है तो इसका इस्तेमाल मैं कैसे करूं, ये इंस्ट्रूमेंट है तो वो भाव के साथ कैसे जोड़ूं, तो वो मल्टी लेयर्ड हो जाता है। एंड बिकॉज इट इज़ मल्टी लेयर्ड द इम्पैक्ट इज़ मोर, स्पेशली इन टुडेज वर्ल्ड कि जहाँ साउंड का लेयरिंग का बड़ा इम्पोर्टेंस आ गया। हम फिर से नृत्य पक्ष की तरफ पहुँचते हैं, क्योंकि कथक तो एक महासागर है और उसमें बहुत सारी चीज़ें कि हम बात भी करेंगे तो उसमें बहुत कुछ निकलती है, लेकिन नृत्य पक्ष का जो एक ख़ास इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जैसे आमद है और परन है, परमेलू है, तो उसको हम एक प्रेजेंट करते हैं कि उसके साथ में तबले की संगति के साथ उन बोलों का कितना महत्व है, उन बोलों की प्रस्तुति का कितना महत्व है। तिन तिन ता तक दिन दिन दा ता ता थे तत ता थे तत ता थे ता थे आ थे तत आ थे ता थे दिग दिग थे ता थे ता थे तत तत ता थे ता थे ता थे तत तत ता थे ता थे ता थे तत तत ता थे ता। इसमें ता थई तत थई ता दिग दिग ये बोल तबले के नहीं है, तो इसको हम लोगों को ट्रांसलेट करना पड़ता है जैसे जैसे उसका मिजाज होगा उससे। और विजुअल के साथ जोड़ते हैं इन लोग, विजुअल के साथ जोड़ते हैं, क्योंकि वैसे तो पैर में ता थे एक जैसे बजते और विजुअल के साथ जोड़ते हैं। अभी मैं कह रही हूँ ता थे तत ता थे, तो उसके विजुअल के हिसाब से साउंड स्ट्रक्चर और विजुअल के साथ जोड़ते। एक बार और कर ले। इसको एक मिसाल अगर देना है तो जैसे ता थई दिन नाना दिन दिन नाना दिन दिन ना तक दिन ता थई ता ता थई ता थई थई ता थई ता थई ता थई ता थई ता थई थई ता थई ता थई ता थई ता ता थई ता थई थई ता थई ता थई
ना ना ये जैसे डांस का टुकड़ा है, तो इसको हम धा तिद धा 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 तिद धा तिद धा 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 तिद धा धा तिद धा 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 तिद धा तिद धा 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 तिद धा धा तिद धा धा धा। अरे क्या कर रहे हैं? दिन दिन ना ना धा तिद धा 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 तिद धा तिम तिम नाटक दिन। ta ta thi ta ta thi thi ta ta thi ta thi ta thi ta 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 thi ta ta thi thi ta ta thi ta thi ta thi ta 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 thi ta ta thi thi ta ta thi ta thi धा तिद धा 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 तिद धा तिद धा 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 तिद धा 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 तिद धा तिद धा 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 तिद धा 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 तिद धा तिद धा 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 दिन दिन नाना। इस तरह से हमको उसको ट्रांसलेट करना। हाँ जी, ताली बजा सकते। इस बंदिश की खासियत है कि 2 ही लफ्ज है, ता और थे, तो इन लोग धा तित में उसको कन्वर्ट कर। दिन दिन धा धा दिन दिन धा तक थूंगा झिझकिट तक दिलांग तक थो दिवंग थो दिम झिझकिट तक दिलांग तक दिगन धा दिलांग धूमकिट तक धा दिलांग धूमकिट तक धा तक थूंगा 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 झिझकिट तक दिलांग तक थो दिवंग थो दिम झिझकिट तक दिलांग धूमकिट तक धा दिलांग धूमकिट तक धा दिलांग धूमकिट तक धा तक थूंगा तक थूंगा तक थूंगा तक थूंगा तक चक्रदार। पक्ष तो मुझे लगता है भी बहुत सारे छूट रहे हैं, लेकिन एक खूबसूरत पक्ष लयकारी का और जुगलबंदी जो आज का जो वर्तमान समय है उसमें तो 10 मिनट और 15 मिनट और 20 मिनट मिलते हैं डांसर्स को अपनी प्रस्तुति करने के, वो रिकॉर्ड करके ले जाते हैं। तो ख़ास तो जब एक कथक की और तबले की जुगलबंदी है, उसी का आनंद एक समय में लोग लिया करते थे। जब 2-2 घंटे 1-1 घंटे समय मिलता था, ताई ने तो बहुत जुगलबंदी की होगी। तो मैं चाहती हूँ कि हम इस कार्यक्रम को एंड तो नहीं कह सकते, शायद इस मंच से हमारी आगे भी और शुरुआत है ही है, तो जुगलबंदी से ही हम शुरुआत करें। हाँ नहीं, जुगलबंदी ऐसा करते हैं, थोड़ा साथ में तत्कार और उसको लेके जुगलबंदी का। तत्कार की शुरुआत और तत्कार की जो एंड है उसमें थोड़ा सवाल जवाब।
जुगलबंदी और सवाल जवाब इसलिए भी ज़्यादा ज़रूरी थे कि इससे आज हम इस मंच पे यही हम दावे से कह सकते हैं कि संगतकार की भूमिका हमेशा ही ज़रूरी रहेगी। संगति से ही रस है, संगति से ही रंग है और ये विश्व रंग है। बहुत बहुत आभार और सबका बहुत बहुत धन्यवाद। शीतल कोलवलकर, अमीरा पाटणकर, यशवंत कोंडरे, यशवंत थिटे, नमस्ते, सागर पट्टोकार, पूरे टीम का सहयोग, संगतकारों की भूमिका और चित्रा जी, मैं ये बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि इतने मेरे लंबे करियर में 7 संगतकारों के की भूमिका पे इतना वज़न, इतना फोकस नहीं रहा
और हमें ये मौका मिला कि हम दोनों गुरु भाई है, तो गुरु भाई बहन, तो हम लोग का दोनों का पक्ष रखने का मौका मिला। तो चित्रा जी का मन से आभार और विश्वरंग का भी मन से आभार कि मैं आ रही थी, मैंने देखा कि बहुत सारी विधाएं आपने जोड़ दी है, कला को जोड़ दिया और नृत्य को जोड़ दिया, इसलिए मैं मन से आभारी हूँ। और सबसे ऊपर कथक को जोड़ दिया। नमस्कार। विश्वरंग परिवार की ओर से मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। और आपने देखा ये जो विषय है इसे देखकर ही समझा जा सकता है। दूसरी बात तो यह है कि जो आपके एहसास में आया कि संगीतकार का रोल वाकई बहुत कठिन है। और कथक के संदर्भ में तो कुछ ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट हो जाता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो तालदारी में आप सीखते हैं उससे कुछ अलग भी यहाँ करना होता है। और जो हमने साहित्य में अनुवाद देखा, लेकिन नृत्य में इस तरह का जो अनुवाद देखा हमने, ये विलक्षण अनुभव था और आप सभी को बहुत बहुत बधाई। अच्छा, मुझे ये भी लगा कि जो संगीतकार हैं उनको वास्तव में बहुत बुद्धिमान होना पड़ता है, क्योंकि उसको पकड़ना है और लगातार, मतलब ही इज़ अ वेरी क्रिएटिव पर्सन, और अपने ओर से वो बहुत बुद्धिमान ना हो तो ये काम नहीं हो सकेगा। तो बहुत विजय भाई को बहुत बधाई है, धन्यवाद। और उस दिन जब कौशिकी गा रही थी तो उनके साथ जो तन्मय जी थे हारमोनियम पे, कमाल के संगीतकार थे वो, मतलब। और जैसे आप हैं, या पुराने समय में अप्पा साहब हुआ करते थे, अप्पा जलगांवकर, हम बहुत सारा सुना हमने उनको। तो सभी संगीतकार एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। हालांकि आपने बिल्कुल ये सच कहा कि संगीतकार संगीतकार के साथ ही एग्जिस्ट करता है, उसके बिना नहीं। धन्यवाद।